तो हम आज बात करेंगे आपके अर्धवार्षिक के पेपर की हल की, जिसमें हम पहला प्रश्न है, देखो क्या प्रश्न है कि Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। तो इसका आंसर था आपका स, जिसमें थी विस्थापन अभिक्रिया। अब आप पेपर ले लीजिए और उसके साथ में आंसर आप मिला लीजिए, है ना। दूसरा जो प्रश्न था उसका आंसर था आपका जिब्रेलिन। तीसरा था जल का वहन, है ना, जो पादप होते हैं उसमें जल का वहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। फिर 4 का प्रश्न था कि लाल को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 10 यहाँ पर, है ना। उसके बाद में आपका जो अगला प्रश्न है उसका उत्सर्जन था आंसर, और छठा जो प्रश्न था उसका था एमीटर। फिर आता है 8 का प्रश्न, तो 8 के प्रश्न में जो था, है ना, सहसंयोजक बंध पूछे गए थे, तो कितने होते हैं, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं उसके अंदर। फिर 9 का जो प्रश्न था उपरोक्त सभी, उसका आंसर है ना। और उसके बाद 10 का प्रश्न था जिसमें एल्केन का सूत्र पूछा गया था, तो उसका सूत्र था CN, है ना, 2H2N+2 होता है। और 11 का प्रश्न था उसके अंदर आंसर आपका विद्युत जनित्र जो होता है वो उसके अंदर आंसर था। फिर आता है खंड ब, तो खंड ब में देखो क्या आंसर है 12 का, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं, जो 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम है कोयला और पेट्रोल, है ना। सोना व चांदी प्रगति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 का, तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से मदद ले सकते हो, आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। इसमें अलग अलग लिखा हुआ है कि HCl अम्ल क्या करते हैं, जो रोगाणु होते हैं अपने शरीर के अंदर या फिर पेट में जो रोगाणु होते हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, और हमारा जो भोजन है उसमें सहायक होता है। फिर 16 का प्रश्न है मटर के पादप का चयन मेंडल ने क्यों किया था। तो यहाँ पर देखो आंसर में लिखा हुआ है कि मटर का पादप क्या होता है, एक वर्षीय होता है, जिसका जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है, जिसमें क्या कर सकते हैं, बहुत से, है ना, लक्षण मिलते हैं। इसके विपरीत यह आंसर इस प्रकार आप कर सकते हो। फिर आता है 19 का क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आप देख लेना, जिसमें आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, है ना, और जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पूछा। फिर है 19 का प्रश्न जिसमें लोहे के बारे में पूछा है, लोहे के पेंट क्यों किया जाता है। तो उसके अंदर हम क्षंग क्षारण से बचाने के लिए, यानी कि जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर पेंट करते हैं, और खुले में, है ना, ऑक्सीजन से बचाने के लिए करते हैं, ऑक्सीजन की नमी न पकड़े, है ना। तो इस प्रकार हम इसका आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आता है 20 का प्रश्न निस्तापन और भर्जन वाला, तो निस्तापन की परिभाषा लिखकर और भर्जन की परिभाषा लिखकर इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आता है 21 का प्रश्न जिसमें वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर पूछा गया था। तो इसमें इतना भी याद रख सकते हो, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो वायवीय शोषण होता है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको हम क्या कहते हैं, अवायवीय शोषण कहते हैं। तो आगे देखेंगे हम इसके बारे में। तो वायवीय शोषण में ग्लूकोज जो विघटित होकर, है ना, विखंडन होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका अवायवीय शोषण। तो अवायवीय शोषण में यहाँ पर देखो क्या है कि इस शोषण में ग्लूकोज जो होती है पहले पाइरूट में विखंडित होती है, इसके बाद इसमें एथेनॉल व CO2 में बदल जाती है, साथ ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये बात आपको बताई थी कि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। उदाहरण आप देख सकते हो, ग्लूकोज का सूत्र लिखा हुआ है C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये टूट जाता है और ऊर्जा उसमें मुक्त हो जाती है। फिर आता है खंड 6, ओम का नियम पूछा था। तो ओम का नियम देखो, आपको अगर पूछे कि ओम का नियम क्या है, तो उसको हिंदी में लिखना। आपको किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके तार पे, है ना, तार पे जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसकी क्या होती है, हमेशा समानुपाती होती है। यही क्या आपका ओम का नियम है। अब इसमें सूत्र भी पूछा गया था, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है I समानुपाती होता है V के। फिर आप लिख सकते हो V बराबर IR, और R क्या होता है, यहाँ पर प्रतिरोध होता है। उसके बाद में जो प्रश्न था समस्थानिक के बारे में था, है ना। समस्थानिक क्या होते हैं, तो एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु क्रमांक समान हो किंतु उसका द्रव्यमान भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो। आप लिख सकते हो, इसमें उदाहरण भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो आसानी से। तो आप देख सकते हो सभी के सभी आंसर आपके पास में मिल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके पास आंसर में मदद हो रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद में था प्रश्न 24 जिसमें हमें पूछा गया था विद्युत जनित्र का चित्र। तो विद्युत जनित्र का चित्र आप इस प्रकार से यहाँ पर बना सकते हो। फिर हमें पूछा गया था दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। तो आगे देखेंगे हम दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर किस प्रकार हम कर सकते हैं, किस प्रकार ये धाराएं बहती हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे से विपरीत कैसे होती हैं, अंतर क्या है इनके अंदर, हम देखेंगे आगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो पूरा का पूरा आपको प्रश्न है ना, वो उसके आंसर मिल रहे हैं। तो आपको अगर कुछ भी हेल्प हो रही है इस वीडियो से, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो
समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो मिल सके। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, इसमें धारा की दिशा दोनों समय में साथ ही क्या होती है, निरंतर बदलती रहती है। तो धारा की दिशा इसमें बदलती है और दिश धारा में क्या रहती है, धारा की दिशा नियत रहती है। ठीक है, यह धारा केवल ऊष्मीय ताप पर यानी ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है और दिश धारा क्या करती है, रासायनिक है, ऊष्मीय है, चुंबकीय है, इन सभी प्रभावों को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में इसमें ग्राफ द्वारा आप बता सकते हो किस प्रकार ऊपर नीचे जाती है इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा के अंदर, है ना। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। दिश धारा में सीधी चलती है तो सीधा ये नियत रहती है। उसके बाद में 25 का था आपका मानव मस्तिष्क का डायग्राम। तो मानव मस्तिष्क का डायग्राम यहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है। और आप अगर बुक से बनाना चाहो तो वहाँ से भी आप बना सकते हो आसानी से, इसमें कोई ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ से बना सकते हो पूरा का पूरा डायग्राम। तो किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हो। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे भी साइंस के अंदर या मैथ के अंदर। तो अब आता है अपना देखो 26 का प्रश्न था, उत्तल लेंस की मुख्य फोकस। अब यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है कि उत्तल लेंस की पूछी थी हमें, मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको देखो परिभाषा कहते हैं, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है ना, वो क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष का, है ना, जो बिंदु है वो क्या कहलाता है, लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। और उसके साथ में आप डायग्राम बना सकते थे। उसके बाद में लेंस सूत्र आपको लिखना है। लेंस सूत्र सिंपल सा था, 1/f बराबर 1/v माइनस। अब देखो दर्पण सूत्र पूछता है तो यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं, इसमें हमने क्या लगाया, माइनस लगाया। तो ये माइनस और प्लस का ही फर्क है, बस इतना ही है। एफ क्या होती है, फोकस दूरी होती है। वी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। यू क्या होती है, बीम की दूरी होती है। तो ये था आपका 26 का प्रश्न। अब देखो 27 के प्रश्न में आपके दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 2 अम्ल और 2 क्षारों के नाम लिखने थे। अम्ल के नाम है एसिटिक अम्ल, जिसका अनुसूत्र होता है CH3COOH, है ना, जिसको विनेगर भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, जिसको हम इस प्रकार हम देख सकते हैं। उसके बाद में है उत्सर्जन। उत्सर्जन का आपको देखो आपको परिभाषा लिखनी थी, जिसमें हम क्या कहते हैं, शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचय क्रियाओं में उत्पन्न, है ना, नाइट्रोजन जो पदार्थ होते हैं या वर्ज्य जो पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं हम। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर कर देते हैं। वो क्रिया किसके द्वारा होती है, पूरी पूरी उत्सर्जन के द्वारा होती है। उसके बाद में आपको उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन का डायग्राम बनाना था। सिंपल सा है, मानव उत्सर्जन का डायग्राम आप इस प्रकार से बना सकते हो। उसके बाद में है मानव में नेत्र दृष्टि दोष। अब देखो यहाँ पर जरा दृष्टि दोष नहीं पूछा था, दूर दृष्टि दोष नहीं पूछा था आपको, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें दृष्टि वेश में पूछ लिया। तो इसमें आपको क्या है, जो क्षैतिज और जो ऊर्ध्वाधर की होती है ना, है ना, उसके अंदर क्या आती है, आपको देखने में प्रॉब्लम होती है, विभेदन नहीं कर पाते हैं उसके अंदर देखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसका निवारण क्या हो सकता है, तो आप गोलीय जो दर्पण है ना, गोलीय जो लेंस है उसका वहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हो। आगे देखेंगे हम इसके अंदर, देखो अब क्या आएगा आगे इसके अंदर कि निवारण क्या कर सकते हैं। इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में बेलनाकार और गोलीय बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर बेलनाकार जो लेंस होते हैं या फिर गोलीय बेलनाकार लेंस होते हैं, इनको यहाँ पर काम में लिया जाता है। अब यहाँ पर आपके 10 के पार्ट में से प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन वाले में से, तो जब वस्तु C व F के मध्य, तो किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए पूछा था। तो आप इस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो आपको 3 बातें जरूर लिख कर आनी है एग्जाम के अंदर, चाहे मेन पेपर में करके हो। प्रतिबिंब की स्थिति C से परे है, यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा है। आपने वस्तु छोटी ली और प्रतिबिंब क्या बना, नीचे की तरफ यहाँ पर बड़ा बना है ना। और प्रगति जो है वो कैसी है, वास्तविक व उल्टी है। अब आती है पारितंत्र। तो पारितंत्र में आपको देखो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीव धारी तथा उनके पर्यावरण के बीच होने वाली प्रक्रियात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र के संगठक है ना, घटक जो है यहाँ पर अजैविक घटक है, जिसमें आते हैं कार्बनिक, है ना, भौतिक, ये सब आते हैं। उसके बाद में आएंगे जैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंदर आपको यहाँ पर H2O है, यानी जल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब इसके अंदर आएंगे। फिर देखेंगे जैविक घटकों के बारे में। तो देखो जैविक घटक कौन से हैं, सबसे पहले आते हैं उत्पाद। उत्पाद क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इसमें 1-2 लाइन और भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। उपभोक्ता, जंतु भोजन प्राप्ति के लिए पौधों, है ना, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता। यानी हरे जो पेड़ पौधे हैं उनको खाने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर ये भी 3 प्रकार का था उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता ये सीधे पेड़ पौधों को खाते हैं, यानी पेड़ पौधे खाने वाले होते हैं, जो टिड्डे हैं, है ना, ये सब के सब होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता थे। फिर आते हैं द्वितीयक, जो शाकाहारी
है ना, टिड्डों को जो खा लेते हैं उसको हम है ना, शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। फिर जैसे मेंढक है, मेंढक टिड्डों को खा लेता है। फिर तृतीयक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता है ना, उनको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, जैसे सर्प है ना, तो ये है। फिर आता है अपघटक। तो अपघटक क्या होता है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, छोटे-छोटे जीव होते हैं जो पेड़-पौधों आदि के द्वारा खाए जाते हैं। फिर आते हैं ओज़ोन परत, इसके बारे में आप तो यहाँ पर आप ओज़ोन परत का अपक्षय जो था यानी ह्रास, उसमें कमी किस प्रकार आ रही है उसके बारे में देख सकते हो। तो इस प्रकार ये आपका पेपर था, पूरा का पूरा आपको हल बता दिया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।